Don't let the fear of striking out hold you back. And that's what the author did of chapter 3 Deep Water by William Douglas Flamingo का तीसरा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल चैप्टर की शुरुआत चैप्टर ओवरव्यू के साथ। ऑथर कौन है? विलियम डगलस साहब। किस बारे में है चैप्टर? तो विलियम डगलस साहब के जीवन में ऐसी कई सारी बातें हुई जिसकी वजह से उनको पानी से बहुत डर लगने लगा। बचपन में कभी सी के पास कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक वाईएमसीए का कोई एक स्विमिंग पूल था, वहां पे कुछ हो गया। तो बड़े होते होते वो डर इतना परेशान करने लगा कि इन्होंने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। आई हैव टू ओवरकम दिस फियर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट माइट हैपन। एंड दैट इज द होल एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर। बट यहां पे जानने की एक बात है, ये चैप्टर जो है ना, ये एक बुक का पार्ट है और उस बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई कहानी वानी लिखते हैं ना, नहीं, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम लॉन्ग आंसर वगैरह इसके अटेम्प्ट करेंगे ना, तो ये चीज को लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी से। विलियम डगलस एक ही मेजर कैरेक्टर है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी कहानी को जानेंगे। नाउ इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पीस ऑफ लिटरेचर। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जिसके साथ हुआ है ना उस बंदे ने खुद ही लिखा है, इसलिए ऑटो जुड़ गया बायोग्राफिकल के सामने। दैट मेक्स इट ऑटोबायोग्राफिकल। विलियम डगलस, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वाज अ पॉजिटिव थिंकर. He feared water since childhood. He was determined. He was a determined man with a very strong willpower. It was his determination and willpower that helped him get rid of his fear. When he was unexpectedly pushed into the water, he quickly planned his strategy to save himself. तो ऑथर के बारे में जानना है तो विलियम डगलस ऑथर साहब हैं। बहुत ही बढ़िया इनका विल पावर रहा करता था। बचपन में जो फियर था उसे जवानी तक उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ओवरकम कर लिया। इतना ही ऑथर के बारे में जानने के लिए, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं। पर यार अब आते हैं असली कहानी के ऊपर। तो एक बार की बात है, ऑथर जब 3 या 4 साल का था ना, तो कैलिफोर्निया के एक बीच पे अपने पापा के साथ जाता है। उसे बड़ा मजा आता है बड़े बड़ी लहरों को देख के, और वाह बहुत बढ़िया है। पर तब तक मजा आता है जब तक वो लहर ना उसको पकड़ के थोड़ी समय के लिए खींच नहीं लेती, और तब इस क्षण में उसके अंदर डर बैठ जाता है। किसका? पानी का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यहां से डर शुरू होता है उसका 3-4 साल की उम्र से। फिर क्या होता है? A few years later, at the age 11, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool at YMCA in Yakima, where an incident further increased his terror. He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely. तो कुछ सालों बाद क्या होता है, जब वो 11-12 साल का हो जाता है ना, तो वो डिसाइड करता है कि यार अब मेरे को प्रॉपरली ना स्विमिंग सीखनी चाहिए। और उनका जो टाउन होता है ना, उसमें से याकिमा करके एक रिवर जाती है। वो बहुत खतरनाक रिवर होती है। मम्मी उसे हमेशा बोलती रहती है, बच के रहना, ये रिवर बहुत ही खतरनाक है, कभी डूब के कहीं यहाँ बह ना जाओ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो क्या करें भाई? तो याकिमा में एक बेहतरीन वाईएमसीए का स्विमिंग पूल होता है। ठीक है, अब वाईएमसीए एक क्लब होता है जहां पे यूथ क्लब जैसा होता है, जहां पे लोग जाते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। तो वाईएमसीए का एक बहुत बढ़िया सा स्विमिंग पूल होता है। तो बोलता है यार यही सही जगह है, स्विमिंग पूल में एकदम बढ़िया सीखेंगे। एक साइड है शैलो वाटर, दूसरे साइड डीप वाटर। अपन शैलो शैलो में यहाँ पैर वैर मारेंगे और स्विमिंग सीख लेंगे अपन। अच्छा प्लान है, यूजुअली ऐसे ही करते हैं लोग। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो स्विमिंग पूल में होता है ना, तो एक 18 साल का बच्चा होता है जो कि बुली करता है इसको। कैसे बुली करता है? उसको वो उठा के डीप वाटर में फेंक देता है। डीप वाटर में फेंक देता है मतलब डीप एंड में फेंक देता है। और वहां से उसका डर जो होता है ना, वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 3-4 बार कोशिश करता है बाहर पानी से निकलने की, पर बार बार पानी उसे एकदम इस तरीके से घेर लेता है, अंदर पानी चले जाता है। वो कोशिश करता है बार बार किक करके ऊपर आने की, बट नथिंग हेल्प्स हिम। एंड दैट इज व्हेन उसका जो फियर होता है, जो बचपन में एक समय में थोड़ा घर कर जाता है उसके मन में, वो फियर फिर से रीसर्फेस हो जाता है और बोलता है कि भैया तौबा तौबा, अब तो हमसे ना हो पाएगा। तो इस इंसिडेंट के बाद वो थोड़ा और डर जाता है और दूर हो जाता है। एंड द फियर ऑफ वाटर, rather hydrophobia, settles in slowly instead. But regardless of all of this, जैसे शुरुआत में आपको बताया था ना कि इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो फिर से कुछ सालों बाद सोचता है कि नहीं यार, मेरे को इतनी आसपास ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज है, जब भी मैं कोई वाटर बॉडी देखता हूँ मेरे को लगता है कि यार जाना चाहिए इसमें। जैसे कैस्केड्स हो गया, वहां पे बोलता है कितना सुंदर है यार, काश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लोग होते हैं ना वाटर बेबीज, ये वैसी था। बट फर्क सिर्फ इतना था, इस बेबी को वाटर से अभी डर लगता था इस क्षण तक। तो फिर भी बोलता है कि नहीं यार, मैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करूंगा और मैं सीखूंगा कि ऐसे कैसे चलेगा लाइफ। स्विमिंग सीखनी है, पानी के साथ अपन को इंटरेक्ट करना है। तो वो इंस्ट्रक्टर ढूंढता है और उसके बाद थोड़ा बहुत सीखता भी है एक समय पे। बट फिर भी जो अंदर से डर था ना बचपन में, जो सेटल हो गया था उसके बाद बुलिंग वाले इंसिडेंट के साथ, वो अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं है। विच मेक्स हिम होल्ड बैक हिमसेल्फ अ लिटिल। इसको भी ओवरकम करने की उसकी पूरी इच्छा होती है कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, बोलता है। और फिर many years after that incident, he stayed away from water, but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. He faced it sarcastically, thinking that now, as he knew how to swim, what harm could it do to him? साल बीते चले जाते हैं। वो बोलता है कि यार ये फियर को अब ओवरकम करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उसे स्विमिंग करनी है, फिशिंग करनी है, और इस सब के लिए पानी में तो उतरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी के चलते वो फाइनली स्विमिंग सीख जाता है। और फिर वो सोचता है sarcastically कि
अब पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब तो मेरे को स्विमिंग आती है, देख लेंगे जब भी उतरेंगे पानी के अंदर। एंड फाइनली आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इयर्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स एज वेल, वो फाइनली इस फियर को एक और बार, आखिरी बार चैलेंज करता है और फाइनली उस फियर को वो कॉन्कर कर लेता है। और उसके बाद उसे समझ में आता है कि यार ये तो एक बेसलेस सा फियर था जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड कर दिया गया था। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात की गई है तो बचपन के हमें फिर से उन वाक्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हेन ही वाज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ इट, व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड दोस इंसिडेंट्स एट द एज ऑफ 3 और 4, और जब वो 11-12 साल का था, बुलिंग वाला इंसिडेंट। बार बार इनको याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार आपके काम आएंगे। और जैसे ये फियर को वो कॉन्कर करता है ना, उसको समझ में आता है कि यार ये तो बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। व्हाई? बिकॉज फाइनली ही वाज एबल टू ओवरकम दैट फियर दैट क्रिपल्ड हिम फ्रॉम taking what he loved the most, from experiencing what he loved the most. That was being one with water. William realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing. His will to live life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly. And finally, with this achievement of his, where he overcomes his fear of water, एक बहुत ही amazing realization also strikes upon him. क्या? That death is peaceful. जो मौत है वो आरामदेह है. It's the fear of death that is crippling. मतलब जो डेथ से, जो मौत से डर लगता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। और ये चीजें समझ में आ रही है। एंड फाइनली इस लास्ट पीस ऑफ रियलाइजेशन के साथ हिज विल टू लिव लाइफ ग्रू इंटेंसली। वो जीवन को और बेहतर नजरिए से देखने लगता है और एक बेहतरीन तरीके से एंजॉय करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, विद विलियम डगलस कॉन्करिंग हिज फियर ऑफ वाटर। चलिए अब कहानी निपटा दी तो फाइनली बात करते हैं ऑथर के बारे में। तो विलियम ओ डगलस है इनका नाम। ये मेन में पैदा हुए थे, मिनेसोटा जैसी एक नाम की शहर है वहां पर, और रेज्ड इन याकिमा वॉशिंगटन। तो कभी भी, बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोलूंगा, जब लगता है ना कि यार मसाला कम पड़ रहा है अपने आंसर के लिए, तो इन चीजों से भरी है, ऐसे रैंडम चीजों से मत भरिए, क्योंकि टीचर समझ जाता है, वो समझदार है, ठीक है। He was an American jurist and a politician. Jurist कौन होते हैं? Jurist जो जूरी का पार्ट बनते हैं, मतलब वो जो होता है ना कि उनका पूरा जो जुडिशियल सिस्टम होता है, वहां पे जज बैठता है, वहां पे अपना सामने जो भी विटनेसेस वगैरह होते हैं वो सारे लोग होते हैं, और साइड में लोग बैठे होते हैं ना, उनको ज्यूरी बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो वो एक ज्यूरिस्ट भी था और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में भी एसोसिएट जस्टिस की पोजीशन को भी उन्होंने एक्वायर करा था। ही वॉज एट दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। और एक अमेजिंग फैक्टॉइड इसके बारे में, क्या 40 साल की उम्र में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, उन्होंने इन्हें यंगेस्ट जस्टिस की तरह भी अपॉइंट किया गया। और यही सारे फैक्ट्स जो है ना, विलियम ओ डगलस को बाकी सारे ऑथर से अलग बताते हैं, बिकॉज ही होल्ड्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन सोशल लाइफ, इन जुडिशियल लाइफ एंड इन द कल्चरल फैब्रिक ऑफ अमेरिका एज अ होल। लिटरेचर तो लिख ही दिया इन लोगों ने। तो ये वाले ऑथर के बारे में ये डिटेल्स बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मौका मिलेगा इसको आंसर में फिट करने का। अब आते हैं आखिरी चीज पे, जो कि है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो बिगिनिंग विद द फर्स्ट वर्ड, ट्रेचरस। मेरे साथ बोलिएगा, ट्रेचरस। इसका मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस, घंघोर खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। वर्ड नंबर 2, अवर्जन। अवर्जन मतलब बहुत ज्यादा डिसलाइक। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 0 मतलब बहुत कम, 10 मतलब बहुत ज्यादा। अगर डिसलाइक वर्ड आता है हमारा 4 या 5 पे, तो अवर्जन जो वर्ड है ना, उसकी इंटेंसिटी जो है वो 8 या 9 पे आएगी। ऐसे समझो तुम, इससे हमारे सिमेंटिक्स या डिक्शन इंप्रूव होंगे। टिमिड, टिमिड का मतलब वीक, एक्सट्रीमली वीक। अगला है समन्ड, मतलब गैदर्ड। कभी कभी होता है ना कि राजा साहब ने बुलाया तो हाजिर हो वाली चीज होती है, तो दैट इज समनिंग पीपल, मतलब आस्किंग देम टू कम फॉर समथिंग, गैदर करने के लिए। एक्सपेंडिंग, नाउ रिमेंबर एक्सपेंड है, पी के बाद ई है, ए नहीं, एक्सपैंड नहीं है, एक्सपेंड है। एक्सपेंड का मतलब होता है डिमिनिश विथ यूजेज, मतलब यूज करते करते कम होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल पेंसिल की निब लिखते जाते हैं तो छोटी होती जाती है, छोटी होती है पेंसिल, सो यू आर एक्सपेंडिंग द पेंसिल, सिंपल। डिजी, लूजिंग कॉन्शियसनेस। कभी कभी होता है ना कि गर्म कमरे में खड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना लग रहा है कि ऐसे लग रहा है गिर जाएंगे, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इसका मतलब होता है डिजी। वॉबली, अब बिजी हो गया इंसान तो सीधे सीधे चल नहीं पा रहा है, तो वॉबली का मतलब होता है शेकी। कभी कभी होते हैं ना कि वो स्टूल वूल रखे होते हैं अपने उसमें और एक टांग छोटी होती है, रेस्टोरेंट में तो हर स्टूल की एक टांग छोटी होती ही होती है, वो वॉबली है। तो अगली बार उसे बोलना है दिस इज अ वॉबली चेयर और टेबल। यूज द वर्ड्स यू आर कमिंग अक्रॉस, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर देम। डिप्राइव्ड, टेक अवे। डिप्राइव का मतलब किसी चीज को छीन लिया जाना, किसी चीज को टेक अवे कर लेना किसी चीज से, किसी व्यक्ति से। एंड फाइनली वेस्टिजेस, वेस्टिज का मतलब होता है विजन्स। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर से।